हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। खास तौर पे जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 6 की। भारत तथा विश्व के वो सभी प्रश्न हैं जो आपके एसएससी एमटीएस 2020 में पूछे गए। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे क्वेश्चन, और नीचे लिखा भी है एसएससी एमटीएस 2020, यानी एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2022 के भी इसके पहले हम पूरे कवर करा चुके हैं, 2021 के, और ये सीरीज चल रही है 2020 की, भारत तथा विश्व के भूगोल की। अगर आपने हिस्ट्री के लेक्चर नहीं देखे तो हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, बायोलॉजी के सभी वीडियो लेक्चर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप विजिट कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस वाले जितने भी लोग हैं, तैयारी आप अपनी अच्छी रखिए, क्योंकि एक महीने से भी समय कम बचा हुआ है। आप सब लोग जानते हो कि 20 से 25 दिन में हम लोगों को पूरी तैयारी करनी, वो भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रश्न हो, चाहे इतिहास के हों, चाहे अर्थशास्त्र के हों, चाहे जीव विज्ञान के हों, जीएस में कोई भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। और इस चैनल पर आपको एक सीरीज और चलाई जा रहा है जिसमें हम लोग 5000 से भी अधिक क्वेश्चन जीएस के करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जीएस के करने वाले हैं, और वो सीरीज ऑलरेडी चल रही है इस चैनल पर। तो आप चैनल पर जाके वो सीरीज भी ज़रूर देखिए, उसमें लगभग 6 से 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। हर एक लेक्चर में 35 से 40 पॉइंट आपको कराए जाते हैं, और वो ऑप्शनल नहीं है। उसका क्वेश्चन के सामने सीधे उसका आंसर, यानी पॉइंट टू पॉइंट उसमें चर्चा की गई, जो कि हर एक एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग एसएससी की तैयारी साल 2 साल से कर रहे होंगे, आप यकीन मानो, आप जब देखोगे क्वेश्चन तो आप समझ जाओगे कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है फिजिक्स के बाद बायोलॉजी, और फिर केमिस्ट्री, जो जीएस का पोर्शन होता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो नंबर ये 6 है और चालू करते हैं इसमें हम लोग 101 नंबर से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी 101 नंबर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी अरब महासागर में गिरती है? अरब महासागर में कौन सी नदी गिरती है? पहला लिखा हुआ है यमुना, फिर लिखा हुआ है गंगा, फिर लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र, फिर लिखा हुआ है ताप्ती। अब यहाँ पर आंसर समझने के पहले थोड़ी चीज़ें आप समझो। देखो, अरब सागर जो है आपका भारत के पश्चिम में, जैसे यहाँ पर हम मैप बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक, अप्रॉक्सीमेट मैप बनाएंगे और उससे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी बना रहे, हो सकता है सही भी ना बने। ये आपका होता है मैप, इस टाइप से कुछ, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो। अब अगर हम आपसे बात करें, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, और नीचे है आपका हिंद महासागर, और साइड में है आपका ये अरब सागर, यानी पश्चिम में। ये कौन सा सागर है? अरब सागर। अब देखो ध्यान से, हमारी भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे बहती हैं। 2 नदियाँ आपकी ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो ऐसे बहती हैं। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझो। कहने का मतलब ये है कि नर्मदा और ताप्ती आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। कहाँ से कहाँ बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अब कह रहा है अरब सागर में कौन सी, अरब महासागर में कौन सी नदी गिरती है? अब आप दिमाग लगाइए, अरब सागर अगर आपका पश्चिम में है तो पश्चिम में वही नदियाँ गिरेंगी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही। बाकी ज़्यादातर आपकी बंगाल की खाड़ी में, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आके बंगाल की खाड़ी में, और सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर बनाते हैं। तो अब आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं, 2 नदियाँ आपकी विपरीत दिशाओं में बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। अब आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब महासागर में, तो अरब में कौन सी गिरेगी? ताप्ती। देखो, क्वेश्चन को रटने से बेटर होता है आप उसको कुछ ढंग से समझ लो। अब ताप्ती अगर नहीं देता तो नर्मदा का भी ऑप्शन दे देगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखो, विपरीत बहने वाली नदियाँ ही अरब सागर में गिरेंगी, और वो है आपकी नर्मदा और ताप्ती। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 102 नंबर लिखा हुआ वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वेनिया जलप्रपात कहाँ है? पहला लिखा हिमाचल प्रदेश, फिर लिखा सिक्किम, फिर लिखा गोवा, फिर लिखा मेघालय। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मेघालय। वेनिया जलप्रपात कहाँ है आपका? वो मेघालय में। सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होती है? मेघालय में। मेघालय के किस स्थान में? मौसिनराम में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए वीडियो को पॉज करके, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ पेकोट झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित? यानी पेकोट झील किस राज्य में? पहला लिखा केरल, फिर लिखा तमिलनाडु, फिर लिखा हुआ पंजाब, फिर लिखा हुआ गुजरात। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी केरल। पेकोट झील आपकी कहाँ है? वो है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 104 नंबर लिखा रामगुंडम
ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो रामकुंडम ऊर्जा संयंत्र है वो किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा है जल विद्युत, फिर लिखा हुआ तापीय ऊर्जा, फिर लिखा हुआ परमाणु ऊर्जा, फिर लिखा हुआ बायोगैस। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी। कहने का मतलब रामकुंडम ऊर्जा संयंत्र आपका तापीय ऊर्जा के लिए यानी थर्मल एनर्जी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर लिखा हुआ रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला लिखा तेलंगाना, फिर लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, फिर लिखा है हिमाचल प्रदेश और फिर लिखा है मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी आपका हिमाचल प्रदेश। कहने का मतलब रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर लिखा हुआ गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यानी जो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य में बनाया गया? पहला लिखा मध्य प्रदेश, फिर लिखा महाराष्ट्र, फिर लिखा तेलंगाना और फिर लिखा कर्नाटक। तो ये आपका बनाया गया महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर लिखा पृथ्वी की ठोस परपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? ध्यान से समझो क्वेश्चन को, यानी आपसे पूछा गया है पृथ्वी की ठोस परपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? पहला लिखा हुआ चौथा है, फिर लिखा पहला, फिर लिखा तीसरा और फिर लिखा दूसरा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा यानी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर लिखा है आमतौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी से क्वाड्रेटिड्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है? यानी क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लूँगा। लिखा आमतौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में, यानी वो कौन सी अवधि है या कौन सा वो समय है जब पृथ्वी से क्वाड्रेटिड्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है या उल्कापिंड दिखाई देता है? पहला लिखा दिसंबर जनवरी में, फिर लिखा अक्टूबर नवंबर में, फिर लिखा हुआ मई और जून में, फिर लिखा अगस्त और सितंबर में। तो ये आपका दिखाई देता है दिसंबर जनवरी में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किस महीने में पृथ्वी से लाइरिट्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है? ध्यान से समझो, कह रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में, यानी वो कौन सा महीना है जब पृथ्वी से लाइरिट्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है? ऑप्शन देखते, पहला लिखा हुआ है फरवरी, फिर लिखा हुआ है अगस्त, नेक्स्ट ऑप्शन देख तीसरा लिखा हुआ अप्रैल और फिर लिखा हुआ जून। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी अप्रैल। कहने का मतलब जो लाइरिट्स आपका उल्कापात है वो कब दिखाई देता है? वो दिखाई देता है अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर लिखा हुआ वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से है? यानी जो वर्धा नदी है वो निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है गंगा, फिर लिखा हुआ कृष्णा, फिर लिखा हुआ गोदावरी और फिर लिखा हुआ महानदी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा यानी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर लिखा हुआ है किशन गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? यानी जो किशन गंगा है नदी आपकी वो निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? यानी रावी की सहायक नदी है या फिर झेलम की या फिर सतलुज की या फिर चिनाब की? तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा यानी झेलम की। कहने का मतलब किशन गंगा नदी झेलम नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर लिखा श्री विल्लपुथुर हाथी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला लिखा कर्नाटक, फिर लिखा तेलंगाना, फिर लिखा तमिलनाडु, फिर लिखा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा यानी तमिलनाडु। कहने का मतलब सी श्री विल्लपुथुर हाथी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर लिखा हुआ है महेंद्रगिरी खालिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? लिखा पश्चिमी घाट, फिर लिखा हिमालयी पर्वत श्रृंखला, फिर लिखा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, फिर लिखा हुआ है पूर्वी घाट। क्वेश्चन है आपसे कि महेंद्रगिरी फिर ब्लैंक लिखा है कि सबसे ऊंची चोटी जो महेंद्रगिरी है आपकी वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर लिखा है भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? ध्यान से समझो, यानी भारत का या भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? पहला लिखा कृषि और सहकारिता विभाग, फिर लिखा विनिवेश विभाग, फिर लिखा हुआ व्यय विभाग, फिर लिखा हुआ आर्थिक कार्य विभाग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कृषि और सहकारिता विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर लिखा है आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना फिर खालिस्तानिया के रूप में की जाती है। यानी कहने का मतलब आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना के रूप में किसके रूप में जानी जाती है? पहला लिखा जनगणना, फिर लिखा हुआ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, फिर लिखा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, फिर लिखा हुआ जनसांख्यिकी गणना। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा यानी जनगणना। यानी आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना के रूप में जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न की जाती है। पहला लिखा तमिलनाडु, फिर लिखा आंध्र प्रदेश, फिर लिखा केरल, फिर लिखा कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कर्नाटक। यानी कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न होती है। कॉफ़ी का उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर लिखा है कौन सा नियम यह बताता है ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं। यानी वो कौन सा नियम है जो ये बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार। पहला लिखा है परावर्तन का नियम, फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम, फिर जड़त्व का नियम, फिर अपवर्तन का नियम। आसान सा क्वेश्चन है, 20 का सही हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर लिखा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है, यानी हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है। पहला लिखा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, फिर लिखा लक्षद्वीप में, फिर लिखा केरल में, फिर लिखा गोवा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी एक लोकप्रिय जो पर्यटन स्थल है हैवलॉक, वो हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है, वो स्थित है आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग कितनी थी, यानी दशकीय विकास दर कितनी थी। पहला लिखा है 17.7%, फिर लिखा 19.3%, लिखा 15.6%, फिर लिखा 20.5। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास 17.7% लगभग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर लिखा हुआ खनिज कार्नोटाइट। क्या लिखा हुआ है, खनिज कार्नोटाइट, फिर ब्लैंक दिया एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी खनिज कार्नोटाइट किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला लिखा हुआ तांबा, फिर लिखा हुआ है जस्ता। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। अगला लिखा हुआ लोहा और फिर लिखा हुआ यूरेनियम। जो कार्नोटाइट है आपका वो यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये था पार्ट 6। इसके पहले के यदि आपने 5 पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपने जीएस के 5000 से भी अधिक क्वेश्चनों की जो सीरीज चलाई जा रही नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, आपके सभी एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का कलेक्शन एक साथ किया गया है। आप समझ सकते हो कि वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज़्यादा कलेक्शन मिलेगा। तो जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से करोगे उतना ही आने वाला एग्जाम आपका अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद और राधे राधे।